हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया? ठीक। मैं आप लोग को आज बताता हूँ बायोलॉजी का पहला चैप्टर CBSE 11th द लिविंग वर्ल्ड। ओके, तो लिविंग वर्ल्ड आप छोटी क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी, बड़े छोटे ऑर्गेनिज्म से लेके जो लिविंग्स हैं। 10th में मैंने बताया था कि लिविंग्स में लाइफ प्रोसेसेस होती हैं, पूरी कंप्लीट प्रोसेसेस बताई थी। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा उससे नॉलेज को थोड़ा सा बढ़ाना है। मैं बहुत ही स्लो बता रहा हूँ आपको, और ध्यान से सुनिएगा, जहाँ प्रॉब्लम आए वहाँ पर आप बताएंगे। देखिए, इस चैप्टर को समझते चलिए, मुझे बहुत सी बातें इसमें बतानी होंगी, बस आपको थोड़ा सा समझना होगा जल्दी से कि बहुत से बैक्टीरिया से लेके बड़े लार्ज एनिमल यानी कि एलिफेंट, ये सब ऑर्गेनिज्म हैं। ठीक है, ऐसे सब के सब जीवधारी हैं या ऑर्गेनिज्म हैं। तो अगर हम जो बात कर रहे हैं कि अमीबा से लेके सार्क तक और स्मॉल हर्ब से लेके टॉल ट्रीज तक के, ये सब कुछ क्या है? ये सब ऑर्गेनिज्म हैं। ये डाइवर्सिटी है। मीन्स कि जो डाइवर्सिटी है ऑर्गेनिज्म की, वो बहुत ही वर्ल्ड में, बहुत ही लिविंग वर्ल्ड के लिए बहुत अमेजिंग, बहुत ही आश्चर्यजनक है। द डाइवर्स फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव इन एवरी पॉसिबल हैबिटेट। हर एक पॉसिबल हैबिटेट में लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, जहाँ कहीं भी हमारी सोच जाती है, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, एरियल, कहीं भी हर प्लेस पर ऑर्गेनिजम्स हैं। उस एडेप्टेशन, अपने आप को वैसे अडॉप्ट करके उस वहाँ के एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में खुद को उन्होंने अडॉप्ट किया, और अडॉप्ट करते हुए वो बिल्कुल सर्वाइव कर रहे हैं, और अपने अंदर उन्होंने कुछ ऐसे चेंजेस लाए जिसके अकॉर्डिंग वो वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं और कर रहे हैं। जैसे कोल्ड माउंटेन्स में, डेसिडुअस फॉरेस्ट में, ओशियंस, डिज़र्ट, हॉट वाटर स्प्रिंग, इन सब झरनों में भी 80 डिग्री सेल्सियस पर, चाहे पानी वाले जितना पानी बरस रहा हो या जितना ठंडे पहाड़ हों, हिमालयाज़, और सब कुछ हर जगह हैं। लेकिन हमने कहा लाइफ एंड लिविंग को इन्होंने डिफ़ाइन करने की कोशिश की। तो लाइफ क्या है, इस पर तो बहुत बड़े रिसर्च का मामला है, बट हम बायोलॉजिकली इसको हम डिफ़ाइन करते हैं कि है क्या। वैसे तो आपके लिए बहुत आसान है कि एक यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, किसका? आयंस और मॉलिक्यूल्स का, जो कि सब मिलके परफॉर्म करते हैं केमिकल रिएक्शंस को इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट लाइफ एक्टिविटी। ठीक है, जो कि लाइफ के लिए और लाइफ एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग होती हैं, जो कि रिएक्शंस की जिनकी नीड होती है बॉडी को, उन सब के लिए। जैसे कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेशन, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, सारी प्रोसेसेस। लिविंग को इन्होंने डिफाइन करने की कोशिश की कि लिविंग को तो इन्होंने ये कह दिया लाइफ क्या है। फिर पहले हम लिविंग्स के लिए बता दें यार, लिविंग और जो नॉन लिविंग होते हैं, दोनों ही मैटर में एक कॉमन चीज़ होती है, वो है ये कि दोनों ही बने होते हैं कुछ सम बेसिक एलिमेंट्स की। और वो बेसिक एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ये कहो ना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स हैं जिनसे बॉडी के हर एक सब्सटेंस और मटेरियल बना होता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, एमिनो एसिड्स, या जो कुछ भी कह दीजिए आप, विटामिन्स, मिनरल, वाटर, एवरीथिंग। ठीक है, तो सारा केमिकल ही बॉडी के कंपोजिशन में हेल्प करता है, और वो कंपोजिशन लिविंग का हो या नॉन लिविंग का हो, दोनों में कोई मैटर नहीं है। ये बिल्कुल डिपेंड नहीं करता कि वो डिफरेंट नहीं है, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही लिविंग और नॉन लिविंग के मैक्सिमम, दोनों के फुल कंपोजिशन वाले एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो दोनों ही कंपोज होते हैं किससे? इन्हीं से। लेकिन एक चीज़ देखने लायक है कि कुछ फिजिकल लॉज दोनों ही फॉलो कर रहे हैं। देखिए, जैसे ये ग्रेविटेशन उन पर ही अप्लाई होता है, हम पर भी अप्लाई होता है, नॉन लिविंग पर भी होता है। मैग्नेटिज्म का इफेक्ट हमारी बॉडी पर भी होता है।
रेडिएशन दोनों पर इफेक्ट डालती है, एक्शन और रिएक्शंस भी दोनों पर इफेक्ट डालती हैं, लेकिन कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं जो लिविंग में ही हैं, सिर्फ नॉन लिविंग इसको परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम क्या उन फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर लिविंग और नॉन लिविंग को क्राइटेरिया बना रहे हैं और उसी पर बेस्ड हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले कह रहे हैं प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। देखिए बेटा, बहुत इजी है। हमने कहा था सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म, ओवरऑल जो सेल के अंदर जो लिक्विड मटेरियल है उसको हमने मिला करके क्या कह दिया, प्रोटोप्लाज्म। अकॉर्डिंग टू हक्सले 1698 में कहा, आई थिंक, कि हक्सले ने जो बताया कि प्रोटोप्लाज्म इज़ द फिजिकल बेस ऑफ लाइफ, यानी कि प्रोटोप्लाज्म इज़ द फिजिकल बेस ऑफ लाइफ, ओनली लिविंग कैन प्रेजेंट, लिविंग में परफॉर्म कर सकते हैं क्या, या शो कर सकते हैं, या उनमें होता है, उनकी सेल्स में होता है प्रोटोप्लाज्म। नॉन लिविंग में नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ किसमें, लिविंग्स में। तो आप ये बात बताओगे। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान देना, बहुत अभी हम इसको डिटेल में भी बताएंगे, पर एक बार आपको जनरल रफ आइडिया लगा रहे हैं आपके दिमाग में। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, लिविंग्स का एक पर्टिकुलर सेल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी सेल्स मिलती हैं तो टिश्यूज़, और टिश्यूज़ के ग्रुप मिलते हैं तो ऑर्गन्स, और ऑर्गन का एक ऑर्डरली या ऑर्डर वाइज फॉर्मेशन, जो अंगों का सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम बनता है, तो दैट इज़ कॉल्ड द ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्स ऐसे अरेंज होकर के टिश्यूज़ एंड टिश्यूज़ टू ऑर्गन बनाती हैं, ऑर्गन टू ऑर्गन सिस्टम विच परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। अब जानते हो न्यूट्रिशन लिविंग्स ही करते हैं। आपने पढ़ा था 10th क्लास में कि आप न्यूट्रिशन पढ़े थे, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एंड एनिमल्स में जो है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और भी कई वैरायटी का न्यूट्रिशन आपने पढ़ा था। उसकी डिस्कस अभी हम करेंगे, लेकिन पहले इसको आगे देखें। मेटाबॉलिज्म, एक दो प्रोसेस होती हैं बॉडी में, एक होती है एनाबॉलिज्म और दूसरी होती है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जो है बिल्डिंग अप रिएक्शंस होती हैं, मीन्स जो भी बॉडी में फॉर्मेशन, या हाँ बॉडी में फॉर्मेशन हो रहा है, या जो भी रिएक्शंस हो रही हैं बाहर भी प्लांट बॉडी में, फोटोसिंथेसिस की अगर प्रोसेस हो रही है तो दिस इज़ एनाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, यानी इसमें क्या होता है, फ्री एनर्जी कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी। फ्री एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, पोटेंशियल एनर्जी में। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि जो सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके प्लांट्स ने फूड मटेरियल बना करके रख लिया। ठीक है, इसका ये मतलब हो रहा है। हमारी बॉडी में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके रखते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में फैट, इन सब अमीनो एसिड से प्रोटीन कन्वर्ट होकर के आ जाती है। तो ये हमारे एक तरह का क्या है, C6H12O, CO2 6CO2 12H2O, देन फॉर्म C6H12O6, याद है, प्लस H2O और एनर्जी। तो यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पर ये कंपाउंड मिल करके एनर्जी का प्रोडक्शन की है। ठीक है, अब क्या होता है कि इसके बाद एक प्रोसेस होती है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में ब्रेक डाउन रिएक्शंस होती हैं, यानी यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। यानी यहाँ पर अब फंक्शन होगा तो एनर्जी यूज़ में आएगी। कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर रेस्पिरेशन की प्रोसेसेस ले लीजिए आप, तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है कि C6H12O6 प्लस 6O2 ऑक्सीजन आकर के उस फूड को, मटेरियल को ब्रेक करती है, एंड देन CO2 और H2O और प्लस एनर्जी रिलीज होती है। ये सारी बातें आपने किस में देखी थी, रेस्पिरेशन में। तो ये कैटाबॉलिज्म, और एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक बोथ आर कंबाइंड कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, उपापचय। और मेटाबॉलिज्म में एक रेट होता है पर्टिकुलर फिक्स, नॉर्मल और हेल्दी पर्सन का, जैसे हम कहते हैं BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। और वो बेसल मेटाबॉलिक रेट अगर बेस्ट है, दैट मीन्स ही इज़ अ हेल्दी पर्सन। हमने कहा ग्रोथ, ठीक है, अल्टीमेट फूड लेने का जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, ग्रोथ। लिविंग्स ग्रोथ करते हैं, ठीक है, और नॉन लिविंग में सर माउंटेन्स ग्रोथ करते हैं, अपने यहाँ बढ़ते चले जाते हैं। हाँ, बट लिविंग्स करते हैं, इसलिए हम इसको बहुत बड़ा क्राइटेरिया नहीं मानेंगे कि ग्रोथ अगर हो रही है तो ये लिविंग का कैरेक्टर है, नॉन लिविंग का कैरेक्टर भी है। तो ग्रोथ है, ग्रोथ क्या है, ड्राई मास
का इंक्रीज़ हो जाना। ड्राई मास क्या है? ड्राई मास है हमने जो कुछ भी खाया उसको प्रोटीन में कन्वर्ट किया। प्रोटीन को अगर हम बाद में विदाउट वाटर, विदाउट प्रोटीन बेस एस को पूरा वेट करें, दैट इज़ कॉल्ड ड्राई वेट। ठीक है। डेवलपमेंट भी होता है, डेफिनेशन हम दोनों का भी बताते हैं आपको। रिप्रोडक्शन भी मस्ट है। क्यों? क्योंकि विदाउट रिप्रोडक्शन हम नहीं कह सकते कि वो लिविंग है, क्योंकि लिविंग में एक प्रॉपर्टी दी गई है कि वो रिप्रोड्यूस करते हैं अपने जैसी संतान। तो क्या जो कपल बच्चों को जन्म नहीं दे पाते वो लिविंग नहीं है? हैं, लिविंग हैं। इसका मतलब रिप्रोडक्शन भी क्या नहीं है, एक 100% आइडेंटिफिकेशन नहीं है लिविंग होने का। तो फिर म्यूल्स नहीं करते, स्ट्राइल होते हैं। बीज होती हैं, स्ट्राइल बीज जो वर्कर बीज होती हैं, तो क्या वो लिविंग नहीं है? हाँ, लिविंग है। तो इसका मतलब है कि रिप्रोडक्शन भी एक हमारे पास ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जो क्या कर सके, लिविंग्स को डिफाइन कर सके। तो लिविंग्स के डिफाइन करने के लिए कोई एक प्रॉपर्टी नहीं होती है कि कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को लेकर के हम लिविंग को डिफाइन कर सकें। ये कई रिएक्शंस को एक साथ अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस के काउंट करके हम अभी आपको बताते हैं कि क्या पर्टिकुलर लिविंग्स ही हैं। रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट, अगर एक्सटर्नल स्टिमुलाई मिलती है कुछ, तो ऐसे अगर वो लिविंग है तो वो रिस्पॉन्स हो करेगा। जैसे अगर किसी अमीबा को एनोड और कैथोड पर बीच में रखा जाए और एनोड की तरफ अगर वो आ रहा हो तो पॉजिटिव साइड से वो नेगेटिव की तरफ भागेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो रिस्पॉन्स कर रहा है। हम जिधर से हीट होगा तो हम हीट से अपने आप को दूर करना चाहेंगे, बहुत ज़्यादा कोल्ड से दूर हटेंगे। दैट मीन्स वी ऑल टू रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू स्टिमुलाई। ठीक है, जो एनवायरनमेंट में स्टिमुलाई होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम रिस्पॉन्स शो करते हैं। दैट मीन्स आ सेंसेशन। ये हमारे पास इतनी प्रॉपर्टीज़ के बेस पर हमने अभी बताया कि व्हाट आर लिविंग्स, लिविंग और नॉन लिविंग में क्या सिमिलरिटीज़ हैं और क्या क्या डिसिमिलर है, क्योंकि ये बेसिक कैरेक्टर्स ही बताते हैं उसको कि वो नॉन लिविंग है। ठीक है, तो एक और बता रहे हैं, पहली एक प्रॉपर्टी है कि डेफिनेट शेप एंड साइज। अगर वो लिविंग है तो 101% उसकी डेफिनेट शेप और साइज होगी। ठीक है, तो लिविंग्स कैन शो अ डेफिनेट शेप एंड साइज। अगर वो शो करते हैं तो मॉर्फस बोले जाते हैं। मॉर्फस यानी हैविंग मॉर्फोलॉजी, उनके पास एक पर्टिकुलर शेप और साइज है। अगर शेप एंड साइज है तो दे आर मॉर्फस। तो आप क्या बताओगे? मॉर्फस। एमॉर्फस, अगर हम नॉन लिविंग की बात करें तो नॉन लिविंग जो होते हैं विदाउट एनी मॉर्फोलॉजी, एमॉर्फस। ठीक है, हैविंग मॉर्फोलॉजी मॉर्फस, हैविंग मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मीन्स एक्सटर्नल फीचर। अगर वो एक्सटर्नल फीचर्स शो करते हैं दैट मीन्स हैविंग मॉर्फोलॉजी तो मॉर्फस। और जिनके पास कोई मॉर्फोलॉजी नहीं है वो क्या है? एमॉर्फस। तो आप जाने फॉर्मलेस भी कह सकते हैं। एमॉर्फस को क्या है? नो एनी फॉर्म, फॉर्मलेस। कोई शेप और साइज नहीं है कि नहीं इसी शेप का होना चाहिए। तो जब किसी की शेप और साइज नहीं होती है तो वो क्या होते हैं? नॉन लिविंग्स कैटेगरी में हम रख दिए। और जो साइज़ में शेप एंड साइज़ फिक्स है तो ये भी एक अच्छा क्राइटेरिया हो सकता है, पर ये उतना नहीं हम कहेंगे। उस ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि हमने दूसरा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन का, किसके किसके बीच की हम बात करने जा रहे हैं? हम जनरली लिविंग्स की बात करेंगे तो नॉन लिविंग ऑटोमेटिक उससे डिफ्रेंशिएट हो जाने हैं। ठीक है, तो लिविंग्स में आप देखो कि क्या है, पर्टिकुलर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम होता है। कौन सा सिस्टम है? एक ऑर्गन सिस्टम होता ही है। क्यों? आप सब जानते हो, सेल से टिश्यूज और टिश्यू टू ऑर्गन, ऑर्गन टू बॉडी, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बनी क्या? बॉडी। अगर बॉडी है, लिविंग की बॉडी है, तो वो ऐसे चली होगी। ठीक है, इसका फॉर्मेशन भी ऐसे ही हुआ होगा। सेल्स बनाती हैं, सबका अपना डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होता है, और वो डिफरेंट फंक्शन, ठीक है, हो सकता है कि फंक्शन आप सेम करें,
स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट हो, सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स का ग्रुप पर वो फंक्शन क्या शो करती हैं, सेम, तब तो वो हम टिश्यू बोलते हैं। डिफरेंट ग्रुप सेल्स होंगी और फंक्शन सेम, तो एक टाइप का टिश्यू। और डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज़ बनाते हैं कई ऑर्गन को, और ऑर्गन भी मिल करके बनते हैं क्या, सिस्टम। तो ये तो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है किसका, लिविंग्स का। तो लिविंग्स है वह पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज अ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल। ठीक है, तो इस तरह के ये सिस्टम्स होते हैं लोअर ऑर्गेनिज्म टू हायर ऑर्गेनिज्म तक का ये सिस्टम होता है, ध्यान दीजिए आप लोग। फिर आई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब हम थोड़ी सी डिटेल में पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। ये पहले हमने क्या बताया आपको, 7 साइज, सेकेंड इज ऑर्गेनाइजेशन, और थर्ड हमारा जो टॉपिक है उसका क्या नाम है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जरा एक बहुत ध्यान देने वाली बात है। हम आज भी या बहुत से लोग होते हैं जो इस पे कंप्लीट फोकस नहीं कर पाते कि आखिर क्या ग्रोथ ही डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट से ग्रोथ है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम बायोलॉजिकली इसको अपने अकॉर्डिंग हम लोग प्रूव करते हैं कि क्या है ये, क्या ऑल लिविंग ग्रोथ। अगर हम बात करें तो जितने भी लिविंग्स हैं वो बढ़ते हैं, उनमें ग्रोथ होती है, वो ग्रो करेंगे ही करेंगे। परमानेंट एंड इरिवर्सिबल चेंज, अगर कोई पूछे कि क्या है परमानेंट एंड इरिवर्सिबल, फिर से वैसे ना हो जाए वो इरिवर्सिबल चेंज। अब ये नहीं कि कोई मोटा है वो दुबला हो जाए, वो दुबला मोटा नहीं हो सकता क्या सर, आप तो बहुत गलत बात बोल रहे हो। हाँ, तो कुछ चीज़ों में चेंजेस नहीं आ सकते। आपकी बोन्स अगर अलग हो गई तो हो गई, एज हो गई, उनकी तेज हो गई, कार्बन की डेट हो गई तो हो गई। इन द साइज ऑफ अ सेल, इन द साइज ऑफ अ सेल, सेल की साइज में परमानेंट और इरिवर्सिबल चेंज हो जाए, एन ऑर्गन और होल ऑर्गेनिज्म, या किसी ऑर्गन में या पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म में पूरा का पूरा जीवधारी ही बदल जाए, तब हम इसे क्या बोलेंगे कि उसमें क्या हुई है, ग्रोथ। एक और कह सकते हैं हम इंक्रीज इन ड्राई वेट। हमने बताया था ना अभी कि उसका ड्राई वेट बढ़ जाए। कौन सा वेट, ड्राई वेट बढ़ जाए। इंक्रीज इन मास, क्या करें, ड्राई वेट में बढ़ने को हम क्या कह सकते हैं, उनका मास बढ़ जाए। मास बढ़ने का अलग मतलब होता है सम ऑफ टोटल चेंज। इसका मतलब क्या है, सम ऑफ टोटल चेंज, जो कुछ भी सारा का सारा जोड़ जाड़ के टोटल चेंज, डेवलपमेंट ही बता रहे हैं, टोटल चेंज दैट अकर्स इन एन ऑर्गेनिज्म, इन एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो कुछ भी पूरा का पूरा चेंज हुआ है ड्यूरिंग लाइफ टाइम, पूरे के पूरे लाइफ टाइम में, उसे हम बोलेंगे डेवलपमेंट ड्यूरिंग लाइफ टाइम। ये छोटा सा ही है, बट बोथ दोनों ही एक प्रकार का सेम प्रोसेसेस हैं। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट की अगर कोई बात करे तो आपको बताना है, क्या बताना है कि परमानेंट एंड इरिवर्सिबल चेंज किस में, इन द साइज ऑफ सेल और ऑर्गन, या ऑर्गन में या किसी पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म में। इंक्रीज इन ड्राई वेट, अब उसका ड्राई वेट, आप बार बार फिर परेशान होंगे कि ड्राई वेट से क्या मतलब है, उसके अंदर कितनी प्रोटीन का अमाउंट बना। जैसे हम अगर किसी प्लांट का ड्राई वेट करें तो हम किसी एक टहनी को काट लें, उस टहनी को काटने के बाद उसको सुखा लें, सुखाने के बाद उसका पूरा का पूरा वाटर वेपराइज हो जाएगा, जो बचेगी राख जला लें, उस राख को हम वेट करें, दैट इज़ कॉल्ड द ड्राई वेट, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या हों, मिनरल्स, प्रोटीन्स, जो कुछ भी हों उसके, वो सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, ड्राई वेट। ठीक है, अब नया टॉपिक इस पे आया हमारा, जिसकी हम चर्चा करते हैं, किसकी, रिप्रोडक्शन की, जो कि मैं बता चुका हूँ। क्या बता चुका हूँ
कि रिप्रोडक्शन तो एक यूनिक प्रॉपर्टी है लिविंग्स की, ठीक है। लिविंग पर हम इसको नॉन लिविंग से कंपेयर नहीं कर रहे हैं कि नॉन लिविंग रिप्रोड्यूस नहीं करते, लिविंग कहाँ, तो ये तो बिल्कुल नहीं करते, तो ये सही बात है। तो क्या जो रिप्रोड्यूस एनिमल या ऑर्गेनिज्म और लिविंग नहीं करते, क्या वो नॉन लिविंग है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो हम इसको कह सकते हैं उससे कंपेयर ना कर करके कि हम ये बस इतना बता सकते हैं कि लिविंग्स तो रिप्रोड्यूस करते हैं और कुछ लिविंग्स रिप्रोड्यूस नहीं भी करते हैं। सो हम ये नहीं कह सकते हैं कि इट इज़ अ मेन, यानी कि मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लिविंग्स। हाँ, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लिविंग, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, बट रिप्रोडक्शन से हम उसको लिविंग शो लिविंग शो करें ये नहीं कहा जा सकता है कि जो रिप्रोड्यूस नहीं होते वो मरे हैं, ऐसा नहीं होता है। तो फिर तो वही बताया, जो फर्टाइल स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग नहीं है तो वो बेकार है। हनी भी, वर्कर भी, जो बताया था अभी। ये होने के बाद आप आते हैं मेटाबॉलिज्म पर। किस पर बात आती है? जो कि मैंने अभी पिछले में समझाया था कि कैटाबॉलिज्म, पहले एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। बॉडी के अंदर जितनी भी डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस हैं वो कैटाबॉलिज्म में हैं, और कंस्ट्रक्टिव, बिल्डिंग अप, ब्रेक डाउन की जितनी रिएक्शन हैं वो सब जितने भी एनर्जी स्टोर हो रही है, ब्रेक डाउन हो रहा है, बन रही है, वो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों को मिला के हमने क्या कहा, मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये हम कह सकते हैं कि दे आर लिविंग। फोटोसिंथेसिस किस में आएगा? बिल्डिंग अप हो रहा है तो एनाबॉलिज्म है ना। और कौन सा? फोटोसिंथेसिस के बाद जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है वो क्या है? ब्रेक डाउन प्रोसेस है, तो उसको हम क्या कह सकते हो? मेटाबॉलिज्म में। तो आज का लेक्चर इतना ही है, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको आगे का बात बताते हैं।